गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सौरभ आपका एसडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पहले बिहार एक परिचय से बिहार एवं संस्कृति, बिहार का इतिहास और संस्कृति से हमने एक सेट लगाया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आज बिहार का इतिहास में प्राचीन बिहार से पूर्व ऐतिहासिक बिहार के कुछ प्रश्न हैं जिनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। यह अनुमानतः 4000 ईसा पूर्व में है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं, तो इसमें प्राप्त हुए थे कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी एवं मृदांड। तो इसका मतलब है, इसका सही जवाब है डी। ठीक है, आते हैं अगले सवाल में। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए थे आदि मानव के आरंभिक साक्ष्य। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ये पूर्व प्रस्तर युग के हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, तो ये मुंगेर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मुंगेर से। अब आते हैं अगले सवाल पे। बिहार में चिरांद जो सारण में है एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो ये नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए थे। कहाँ से? चिरांद सारण से और चेचर वैशाली से। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये चिरांद, चेचर, सोनपुर एवं मनेर तीनों जगह से प्राप्त हुए। तो इसका मतलब क्या हो गया? उपयुक्त सभी। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। यह सवाल जो है ये ऐतिहासिक काल का आरंभ है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। यह अनुमानतः लगभग उत्तर वैदिक काल है ना, उत्तर वैदिक काल के समय हुआ था और ये लगभग 800 ईसा पूर्व है ना, उत्तर वैदिक काल में 800 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आय विस्तार में सहायक था, तो ये लोहे का उपयोग। ठीक है, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में कौन कौन थे? तो ये मगध और विदेह थे, अंग और लिच्छवी, मतलब ऑप्शन सी, ए और बी। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा साक्ष्य विवरण मिलता है? तो ये किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। आइए इसका विश्लेषण पढ़ते हैं। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाद अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा? तो ये था मगध। ठीक है, आते हैं अब अगले सवाल पे। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र क्या था? तो ये था विदेह, है ना, ये क्या था? विदेह। अब बोल रहा है कि इसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वे राज्य व्याकरण तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा? विदेह। अब आते हैं अगले सवाल पे। अथर्ववेद में वात्र शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो ये मगध के लोगों के लिए किया गया है। तो अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिला था। तो सबसे प्रथम बार मगध का वर्णन कहाँ मिला था? अथर्ववेद में। बिहार में कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये था विदेह। समझ में आ गया आप लोग?
आते हैं अगले सवाल पे। बिहार में भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिली थी? तो ये मिली थी शतपथ में। तो भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा कहाँ मिली थी? तो शतपथ में। अब आते हैं अगले सवाल पे, जो किससे है? जो है महाजनपद से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। तो 6ठी शताब्दी में कितने महाजनपद थे? 16। इसमें कितनी महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित हैं? तो अभी कितनी हैं? 3। ठीक है। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से मिलता है। ये इसके विश्लेषण में है। आते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में कौन सा महाजनपद स्थित नहीं था? तो वत्स, और बाकी अंग, वज्जी और मगध थे। बिहार में किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो ये भागलपुर और मुंगेर में। ठीक है। अंग महाजनपद की राजधानी, तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। यहाँ आते आइए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। बुद्ध के समय एक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये मगध में था। मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगीर, है ना, इसको राजगीर बोलते हैं, और ऐसे इसका नाम है ग्रीवरज। अब आगे पढ़ते हैं। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो ये चंपा नदी, है ना। बिहार में किस में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ है? तो ये है वज्जी। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो इसमें कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो चोंदी। ठीक है। वज्जी संघ की राजधानी, तो वज्जी संघ की राजधानी कौन सी है? वैशाली। तो वैशाली की राजधानी है लिच्छवी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली और लिच्छवी की राजधानी है वैशाली थी। ठीक है। बिहार में भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो ये था वज्जी। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बीपीएससी 46वीं में ये सवाल पूछा गया है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज, जिसको राजगीर कहते हैं। ये बीपीएससी 47वीं में पूछी गई सवाल है। अब आते हैं अगले सवाल पे। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, तो ये था अंग, जो प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय में पूछा गया है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये है लिच्छवी में। ये भी बीपीएससी 48वीं और 52वीं 2008 का क्वेश्चन है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म हुआ था। ये कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? ये वैशाली जिले में है कुंडग्राम। और इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया है कि महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, तो इनका संबंध था वज्जी संघ से। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज कुंडग्राम के ग्रातज्ञ क्षत्रियों के प्रमुख थे। ठीक है। यहां से पढ़ते हैं। महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेहता राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश
ये दिया था पावापुरी में। महावीर स्वामी ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया? पावापुरी, जो बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। महावीर की मृत्यु मतलब निर्वाण हुई थी पावापुरी में, मतलब वहाँ उनकी अंतिम उपदेश हुई और मृत्यु भी उनकी पावापुरी में हुई। प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था, तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो प्रथम जैन संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसमें कौन से कार्य हुए थे? तो इसमें जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया था एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसु पूज्य की जन्मस्थली थी चंपा। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। कहाँ गए थे? वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में। गौतम बुद्ध को कहाँ कांडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले? तो ये मिले उर्वेला बोधगया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ये निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। आइए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? तो इसमें प्रथम कौन से कार्य हुए थे? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। डिस्क्रिप्शन में है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य थे: बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। ठीक है। द्वितीय बौद्धिक संगति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ। आते हैं अगले सवाल पे। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो इसमें किए गए कार्य थे: कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 291 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था। आते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में किस नगर में से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? तो उनका बोधगया से भी घनिष्ठ संबंध रहा, राजगीर से भी रहा और वैशाली, तो इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी उपयुक्त सभी: आंतरिक कलह, अग्नि और बाढ़। अब पढ़ते हैं